हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कर्नाटक संकट पर ब्रेकफास्ट कूटनीति सिद्धारमैया के बाद अब डीके के घर नाश्ता। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आंतरिक कलह को शांत दिखाने के लिए बेंगलुरु में ही मीटिंग का राउंड 2 शुरू कर दिया है। सिद्धारमैया के घर पहली मीटिंग के बाद अब डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को अपने घर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया है। इन बैठकों से कांग्रेस आलाकमान यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि यह संकट दिल्ली के बजाया है, बेंगलुरु में ही सुलझा लिया जाएगा। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष को संदेश, नारे नहीं नीति पर दे जोर। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से पराजय की निराशा से बाहर निकलने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सत्र इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि संसद देश के लिए क्या सोच रही है। उन्होंने विपक्ष से नारे नहीं नीति पर जोर देने का अनुरोध किया और कहा कि लोकतंत्र के प्रति भारत का विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने नए सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर देने की भी अपील की। पंजाब में बीजेपी की वापसी का रास्ता अमरिंदर सिंह ने एसएडी गठबंधन पर दिया जोर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले जीतने की संभावना को खारिज किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने पुराने गठबंधन को फिर से स्थापित करना होगा। एसएडी ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में सितंबर 2020 में भाजपा से अपना 27 साल पुराना नाता तोड़ दिया था। कांग्रेस से दूरी बना रहे शशि थरूर। अहम बैठकों से नदारद कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बदले हुए तेवरों के चलते उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वह लगातार पार्टी लाइन से हटकर चल रहे हैं और रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बुलाई गई रणनीतिक समूह की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। इससे पहले वह एसआईआर मुद्दे पर हुई बैठक और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से भी नदारद थे। थरूर द्वारा पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद से ही उनके कांग्रेस से पूरी तरह अलग होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाए और वह भारत के विकास में 10% हिस्सेदारी हासिल करे। बिहार में हलचल तेज, चिराग पासवान का दावा। विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा दावा किया कि विपक्षी महागठबंधन के कई विधायक सत्तारूढ़ एनडीए के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वे जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर बिहार में हलचल तेज, चिराग पासवान का दावा। विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा दावा किया कि विपक्षी महागठबंधन के कई विधायक सत्तारूढ़ एनडीए के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायक मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वे जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है, जिससे राज्य में राजनीतिक बयानबाजी गरमा गई है। डीआरडीओ में राजनाथ सिंह, तकनीक का विकास फोर्सेस की जरूरतों के मुताबिक हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कानपुर स्थित डीआरडीओ लैब का दौरा कर भारतीय सेना के लिए नई रक्षा तकनीकों का जायजा लिया। उन्होंने वैज्ञानिकों के काम की सराहना की और जोर देकर कहा कि तकनीक का विकास भारतीय फोर्सेस की वास्तविक जरूरतों के मुताबिक होना चाहिए। मंत्री को इस दौरान लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए विशेष ईंधन और सीबीआरएन प्रोटेक्शन सूट सहित कई अत्याधुनिक उत्पाद दिखाए गए। ऑपरेशन दितवाह आईएएफ ने श्रीलंका में 300 से ज्यादा भारतीयों को एयरलिफ्ट किया। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह के कारण भारी तबाही और कोटमाले क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु के तहत लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। आईएएफ ने अब तक 300 से अधिक भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया है। सड़क मार्ग बंद होने के कारण फंसे हुए 45 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 6 गंभीर रूप से घायल और 4 शिशु शामिल थे।
आईएएफ ने 57 श्रीलंकाई आर्मी कर्मियों को भी प्रभावित इलाके में एयरलिफ्ट किया है। के लिए नया अनुभव है और यह साबित करता है कि आप फर्जी मतदान कराकर चुनाव जीतना चाहती है। के लिए नया अनुभव है और यह साबित करता है कि आप फर्जी मतदान कराकर चुनाव जीतना चाहती है। के लिए नया अनुभव है और यह साबित करता है कि आप फर्जी मतदान कराकर चुनाव जीतना चाहती है। के लिए नया अनुभव है और यह साबित करता है कि आप फर्जी मतदान कराकर चुनाव जीतना चाहती है। के लिए नया अनुभव है और यह साबित करता है कि आप फर्जी मतदान कराकर चुनाव जीतना चाहती है। के लिए दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में रिकॉर्ड कम वोटिंग, केवल 38.51% मतदान दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए। उपचुनाव में रविवार को केवल 38.51% मतदान दर्ज किया गया, जो 2022 के आम चुनाव से काफी कम है। कम वोटिंग के चलते बीजेपी, आप और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में चिंता है। 53 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कम मतदान ने परिणामों को अप्रत्याशित बना दिया है। राजभवन से लोकभवन पर भड़के स्टालिन, मानसिकता में बदलाव ज्यादा जरूरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोक भवन करने के केंद्र के निर्देश पर नाराजगी जताई है। स्टालिन ने इस कदम को महज दिखावा बताते हुए कहा कि जोन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए नाम बदलने से ज्यादा जरूरी मानसिकता और सोच में बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि विधानसभाएं ही जनता का असली मंच हैं। बंगाल के बाद यह नाम बदला गया था। संसद में सरकार को घेरने का एजेंडा सेट। कांग्रेस की बड़ी बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की रणनीतिक समूह की बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने का एजेंडा सेट किया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि वे दालपार संसद के तारा से संभव के बीच में सदन में चुनाव सुधारों, SIR और वायु प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। उन्होंने सरकार पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। आगे की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में रिकॉर्ड कम वोटिंग, केवल 38.51% मतदान दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए। उपचुनाव में रविवार को केवल 38.51% मतदान दर्ज किया गया, जो 2022 के आम चुनाव से काफी कम है। कम वोटिंग के चलते बीजेपी, आप और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में चिंता है। 53 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कम मतदान ने परिणामों को अप्रत्याशित। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा फैसला। आरएलएम की सभी इकाइयां भंग। बिहार की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की प्रदेश इकाई, सभी जिला इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने के प्रकोष्ठों के कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। बताया जा रहा है कि यह कदम बेटे को मंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी नेताओं द्वारा दिए जा रहे इस्तीफों और पार्टी की किरकिरी को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया जा सके। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में रिकॉर्ड कम वोटिंग, केवल 38.51% मतदान दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर हुए। उपचुनाव में रविवार को केवल 38.51% मतदान दर्ज किया गया, जो 2022 के आम चुनाव से काफी कम है। कम वोटिंग के चलते बीजेपी, आप और कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में चिंता है। 53 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कम मतदान ने परिणामों को अप्रत्याशित बना दिया है। राजभवन से लोकभवन। महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2 दिसंबर को वोटिंग, महायुति के लिए अग्नि परीक्षा। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को 246 म्यूनिसिपल काउंसिल और 42 नगर पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। इस चुनाव को सत्तारूढ़ महायुति के लिए एक अग्नि परीक्षा 1 पर महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा से 1 दिसंबर और वोटिंग है परीक्षा माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इन चुनावों के नतीजे महायुति के पिछले 1 साल के कार्यकाल का फैसला करेंगे, जबकि यह महाविकास अघाड़ी के लिए खुद को साबित करने का मौका है। मशहूर टीचर अवध ओझा ने छोड़ी आप राजनीति से लिया संन्यास। मशहूर टीचर अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास ले लिया है और इसके साथ ही उन्होंने आप भी छोड़ दी है। अवध ओझा ने इसी साल आप के टिकट पर दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 7 भी हाप के लिए गामा के बीच मशहूर टीचर अवध करारी हार मिली थी। संन्यास लेने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं और अब वह अपने मन की बात खुलकर बोल सकते हैं। मदनी के बयान पर सिंधिया का पलटवार। न्यायालय पर ओछी टिप्पणी न करे जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले विवादित बयान पर माहौल गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रजातंत्र के किसी भी स्तंभ, खासकर हमारे न्यायालय पर किसी भी व्यक्ति को ऐसी ओछी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। सिंधिया ने जोर दिया कि भारत के नागरिक के रूप में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वही व्यक्ति के जला जालिए प्रजातंत्र के चारों स्तंभों का मान सम्मान बनाए रखे। बेंगलुरु के ट्रैफिक से सपा सांसद परेशान, सीएम को लिखा। सबसे खराब मैनेजमेंट। संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने जा रहे घोसी से सपा सांसद राजीव राय बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम में फंस गए और उनकी फ्लाइट छूटने का खतरा पैदा हो गया। गुस्साए सांसद ने सोशल करने का परेशान सांसद बरादीग से काम में मीडिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन आपके पास सबसे खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाम संभालने के लिए सड़क पर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति के रूप में पहली बार सदन की अध्यक्षता कर रहे उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सभापति से जुड़ कुछ निजी बातें साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे राधाकृष्णन एक बम धमाके में बाल बाल बचे थे और किस तरह उन्होंने शाकाहार को अपनाया। प्रधानमंत्री ने सदन की ओर से उन्हें बधाई दी और उच्च जोर है तत्कार अक्षत करने की बाल हल की है, सदन की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन दिया। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी। लखनऊ सहित 5 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन मेलों के माध्यम से बेरोजगारी दर को कम करना है। जानकारी के अनुसार इन मेलों में 100 से अधिक कंपनियां 15 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। सरकार डिजिटल एआई और पर्यावरण सहयोगी नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए युवाओं को कौशल प्रदान कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतिहास से मिटाने का बड़ा आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर यह सुनिश्चित किया कि पटेल को लंबे समय तक याद न किया जाए, इसलिए उन्हें 1991 में भारत रत्न मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लागत और आवश्यकता पर भी सवाल उठाए थे। नड्डा ने कहा कि पटेल ने 562 रियासतों का विलय कराया, जबकि नेहरू ने कश्मीर मुद्दा बढ़ने का दिया। बंगाल में वक्फ कानून पर पलटी ममता बनर्जी। बड़े विरोध के बावजूद लागू पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लागू न करने के अपने पिछले बयान के बावजूद इसे चुपचाप लागू करने का फैसला किया है। इसके पीछे 2025 की नामें बरी करने के भी नक्कर ममता बनर्जी की बर में कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर विरोध और सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। हालांकि अब राज्य सरकार ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच सभी जिला प्रशासकों को 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों से संबंधित डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। एक 3 पर विरोध तरमासी गट्टी करने का निर्देश दिया है। अब बीजेपी में बड़ा फैसला। संभव अखिलेश के पीडीए की काट के लिए नया अध्यक्ष।
उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच यह दावा किया जा रहा है कि पार्टी सपा के अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में सत्ता इस विधानसभा चुनाव करता है रखते हुए यूपी बीजेपी की कमान किसी ब्राह्मण या महिला चेहरे को सौंपी जा सकती है। पार्टी द्वारा हाल ही में घोषित 84 जिला अध्यक्षों में 45 सवर्ण और 32 ओबीसी हैं। यूपी में बिजली बिल पर बड़ी राहत, 100 सेंट ब्याज सरचार्ज माफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने पुराने बकाये पर बिली 100% ब्याज और सरचार्ज माफ करने की घोषणा की है, जबकि मूलधन पर भी 25% की छूट मिलेगी। वहीं देश में पंजाब और राजस्थान जैसे राज्य घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रहे हैं। एनडीए में यूपी की बेटी ने रचा इतिहास, सिद्धि जैन बनी पहली महिला कांस्य पदक विजेता। उत्तर प्रदेश के उझानी की बेटी सिद्धि जैन ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की ट्रेनिंग पूरी कर इतिहास रच दिया है। पुणे के खड़कवासला में आयोजित दीक्षांत समारोह में सिद्धि जैन में नहीं कर सकता शान 5 इतिहास, सिद्धि जैन में नहीं रक्षा अकादमी की ट्रेनिंग में को पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता बनने का गौरव मिला। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सिद्धि को मेडल पहनाया। एक साधारण परिवार से आने वाली सिद्धि, जो बचपन से ही मेधावी और अनुशासन प्रिय रही हैं, ने पूरे देश में यूपी का नाम रोशन किया है। मदनी के बयान पर मुस्लिम संगठन की प्रतिक्रिया। जिहाद का मतलब बुराइयों के खिलाफ संघर्ष। मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार जमाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिहाद का मतलब किसी समाज या देश के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि बुराइयों और आतंकवादियों के खिलाफ संघर्ष है। जमाल ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की बात करना निरर्थक और गलत है, क्योंकि हिंदू समुदाय ने हमेशा मुसलमानों के साथ भाईचारे का परिचय दिया है।